नमस्कार साथियों, स्टूडी विद जीनियस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। क्लास 10th के हमारे साइंस का थर्ड लेक्चर को हम स्टार्ट कर रहे हैं, थर्ड सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। और थर्ड सेशन स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं आज क्या पढ़ना चाहते हैं। हम आज पढ़ेंगे विकृतगंधिता क्या होती है, कैसे आपने देखा होगा कि चिप्स वगैरह की थैलियों में N2 गैस क्यों भरी जाती है। हम पढ़ेंगे श्वसन कैसी अभिक्रिया है, विस्थापित अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया किस रेट से कंडक्ट हो रही है, किस रेट से चल रही है, इसे क्या कहेंगे, अभिक्रिया की दर। इसकी इकाई क्या है, इसको किस में मापा जाएगा, इसको प्रभावित करने वाले किन्हीं 2-3 कारकों का उल्लेख करेंगे हम। तथा हम पढ़ेंगे फोटोग्राफी का आधारभूत सिद्धांत क्या है, फोटोग्राफी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। इससे पहले की क्लासेस में हमने पढ़ा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है। हमने पढ़ा था संयोजी अभिक्रिया कैसी होती है, विखंडन जिस अभिक्रियाओं में बिखरते हैं इसे विद्युत अभिक्रिया कहते हैं। ये सभी पढ़ने के लिए आपको हमारे इससे पहले के लेक्चर विजिट करना पड़ेंगे। और साथियों, क्लास 10th के हमारे द्वारा पढ़ाया गया बोर्ड क्लास में इससे सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा। और इससे आगे हमारा एक ऑब्जेक्टिव पोर्शन आएगा जिसमें हम कंप्लीट साइंस के ऑब्जेक्टिव एक ही या 2 क्लास में 2 पार्ट में हम कंप्लीट करवाएंगे और साथ में आपको PDF टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके अलावा हिंदी के ऑब्जेक्टिव भी क्रिएट हो जाएंगे। फ्यूचर में हमारी क्लास इस तरह से चलती रही और आपका लोगों का प्यार बढ़ता रहा तो हम फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है श्वसन पर। आपने देखा होगी कि श्वसन भी एक अभिक्रिया है और कि कौन सी अभिक्रिया, श्वसन क्या है, कैसी अभिक्रिया है, श्वसन कैसी अभिक्रिया है। तो श्वसन कैसी अभिक्रिया है, श्वसन जब हम लेते हैं, जब O2 अंदर ले जाते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं, इसके दौरान कुछ CO2 के साथ जलवाष्प भी बाहर निकलती है और क्या होता है, हमारे शरीर में एक ऊर्जा बनती है। और उस ऊर्जा बनती है तो आपने देखा होगा ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा बनती है, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऐसी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। हम जब O2 अंदर ले जाते हैं तो क्या होता है, हमने देखा है कि CO2 प्लस जलवाष्प प्लस एनर्जी, क्या होता है, एनर्जी बोले तो ऊर्जा, यह हमारे शरीर में बनती है। और आपने देखा होगा कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें एनर्जी बनती है, ऐसी अभिक्रिया कहलाती है, ऐसी अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो क्लियरली हो गया होगा आपको, इसमें ऊष्मा भी बनती है, इसमें एनर्जी बनती है, इसलिए कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो गई। तो लिखिएगा इसे में। और ये बहुत स्लो प्रोसेस में होती है, इसलिए क्या कह सकते हैं हम, श्वसन मंद दहन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, दहन एक मंद दहन, श्वसन मंद दहन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह नेक्स्ट पॉइंट, श्वसन के दौरान CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, CO2 जलवाष्प व ऊर्जा उत्पन्न होती है। अतः हम जानते हैं कि क्या जानते हैं ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया हम जानते हैं कि
ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं और हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? विकृत गंधिता क्या है? क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन? विकृत गंधिता क्या है? विकृत गंधिता क्या है? हमारे जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें दो क्वेश्चन और छुपे हुए हैं। दो क्वेश्चन क्या छुपे हुए हैं कि इसमें सब क्वेश्चन आ सकता है कि आपकी जो चिप्स होती है, चिप्स में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, क्यों भरी जाती है, उसका रीज़न भी इसी में मिलेगा। तो विकृत गंधिता क्या होती है? विकृत गंधिता होती है डियर स्टूडेंट कि जब हमने देखा होगा कि चिप्स पैकेट रहते हैं, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। वो क्यों भरी रहती है? उसको वो विकृत गंधिता के कारण ही भरी रहती है। तो हमने देखा है, क्या देखा हमने देखा है कि जो चिप्स रहती है, चिप्स में क्या रहता है? चिप्स में तेल रहता है प्लस वसा रहता है, तेल प्लस वसा। ये हो गई हमारी चिप्स। ये चिप्स है हमारी। चिप्स में क्या रहता? चिप्स में रहता तेल प्लस वसा, तेल प्लस वसा। तेल प्लस वसा का ऑक्सीजन के साथ उपचयन न हो, किसके साथ? उपचयन न हो, इसलिए हम उसमें क्या डालते हैं? उसमें हम नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं। नाइट्रोजन अक्रिय गैस है और वो उसका उपचयन न होने देती है। अगर उसका उपचयन हो जाएगा तो वो गंध करने लग जाएगी, वो खराब हो जाएगी। उस गंध से बचाने के लिए हम उसमें नाइट्रोजन गैस डालते हैं और इसी को कहते हैं विकृत गंधिता। इसे क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। लिखिएगा। लिखिएगा। लिखिए खाद्य पदार्थ या चिप्स की थैली में वसा तथा तेल के उपचयन के उपचयन होने के कारण उसमें गंध आने लग जाती है। इसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे विकृत गंधिता कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट नोट कीजिएगा। नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा हमारा। लिखेगा विकृत गंधिता से बचने के लिए खाद्य पदार्थों की पैकिंग में नाइट्रोजन गैस
भरी जाती है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि चिप्स वगैरह ठेलियों में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है विकृत गंधिता से बचने के लिए। किसके लिए? विकृत गंधिता से बचने के लिए। नेक्स्ट पे जाते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट पे हमारा अब नेक्स्ट पार्ट होता है स्टार्ट। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? लिखिएगा। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें कोई एक तत्व दूसरे तत्व के यौगिक को के साथ विस्थापित हो जाता है, उसको विस्थापित कर देता है। ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया को विस्थापित अभिक्रिया। विस्थापन में देखिए कैसी अभिक्रिया। आपने देखा होगा Zn को CuSO4 के साथ अगर हम अभिक्रिया करवा देते हैं तो ये हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो कॉपर का जो यौगिक है वो Zn के साथ क्रिया करता है तो इसके यौगिक को ये विस्थापित कर देता है। Zn इसके साथ से विस्थापित कर देता है। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती? ऐसी अभिक्रिया कहलाती विस्थापन अभिक्रिया। लिखिएगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व के यौगिक को विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है? तो यौगिक को उससे क्या कर देता है? उससे विस्थापित कर देता है। कैसी अभिक्रिया कहलाती है? ऐसी अभिक्रिया कैसे अभिक्रिया? ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं हम, और यहाँ से हमारा नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ से हमारा थर्ड क्वेश्चन बनता है लिखिएगा। अभिक्रिया की दर क्या होती है? क्या होती है? अभिक्रिया की दर क्या होती है? इसकी इकाई व प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। क्या करना है? अभिक्रिया की दर क्या होती है? तो सुनिए, लाइक इसी क्वेश्चन में हो जाएगा। ये एक अभिक्रिया है, ये किस रेट से हो रही है इसे हम क्या कहेंगे? अभिक्रिया की दर है। ये तेज हो रही है या स्लो हो रही है, हम इसे क्या कहेंगे? इसकी अभिक्रिया की दर। और अभिक्रिया की दर काय में नापी जाती है? अभिक्रिया की दर नापी जाती है मोल। काय में नापी जाती है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। काय में नापी जाती है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। क्या नापी जाती है? ये उसकी इकाई होती है। ये किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है? तो साथियों ध्यान रखना कि अगर
सांद्रता ज़्यादा है। सांद्रता का मतलब उसमें किसी भी अभिक्रिया में उसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, उसके पार्ट्स ज़्यादा है, तो अभिक्रिया लाजमी बात है कि अगर कोई अभिक्रिया है उसकी सांद्रता ज़्यादा है तो वो फास्ट होगी, सांद्रता कम है तो कम होगी। सिंपली बात है। अगर एक ये हमारा बाड़ा है और इसमें पूरी तरह से चारे से लिपटे हैं, अगर इसमें मैं 2 भेड़ लेके आता हूँ, क्या 2 भेड़ लेके आता हूँ, तो इसको स्लो ख़त्म करेगी क्योंकि भेड़ों की सांद्रता कम है। अगर 2 की जगह में इसमें 100 पार्ट्स ला देता हूँ भेड़ के, या 100 भेड़ आ जाती है, तो उसको जल्दी ख़त्म कर देगी क्योंकि भेड़ों की सांद्रता ज़्यादा है। सिंपली बात है। किसी भी चीज़ की मॉलिक्यूल्स की, या कोई भी बैक्टीरिया है या किसी भी चीज़ की, अगर वो ज़्यादा है तो जल्दी ख़त्म कर देगी। सेकंड, ताप। अगर ताप ज़्यादा रहा तो अणुओं की गतिज ऊर्जा ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा गतिज ऊर्जा रहेगी तो जल्दी रिएक्ट करेंगे, तो अभिक्रिया जल्दी हो जाएगी। तो लिखिएगा, अभिक्रिया की दर क्या होती है? लिखिएगा, किसी अभिक्रिया के होने की दर अभिक्रिया की दर कहलाती है। किसी अभिक्रिया के घटित होने की दर को क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? अभिक्रिया की दर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? किसी अभिक्रिया के घटित होने की दर को हम क्या कहेंगे? उसके अभिक्रिया की दर कहेंगे। हमारा सेकंड पार्ट हो जाएगा यहाँ से, इसकी इकाई या कोष्टक में लिखिएगा मापन। इसका मापन काय में करते हैं? इसका मापन करते हैं मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। काय में करते हैं? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड में हम इसका क्या करते हैं? इसका मापन करते हैं, इसकी इकाई होती है। थर्ड लिखिएगा, लिखिएगा प्रभावित करने वाले कारक। क्या लिखेंगे? प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट ए पार्ट लिखिएगा सांद्रता। लिखिएगा सांद्रता। सांद्रता में हमने देखा है किसी भी अभिक्रिया की अगर किसी भी अभिक्रिया में यौगिक की सांद्रता ज़्यादा है तो क्या होगी? अभिक्रिया तेजी से होगी। तो क्या होगा? सांद्रता लिखिएगा, अगर सांद्रता ज़्यादा होगी तो अभिक्रिया की दर भी ज़्यादा होगी। ठीक है, सांद्रता ज़्यादा हुई तो अभिक्रिया की दर भी ज़्यादा होगी। सेकंड पार्ट को लिखिएगा। आप लोगों ने ये नोट कर लिया तो हम इसे मिटा के सेकंड पार्ट लिखते हैं। सेकंड पार्ट कौन है प्रभावित करेगी? उसको प्रभावित करेगा तापमान। क्या प्रभावित करेगा? तापमान। ठीक है, तापमान कैसे प्रभावित करेगा? तापमान प्रभावित करेगा ताप लिख लीजिएगा, तापमान नोट कर लिया। तापमान कैसे करेगा कि अगर ताप का मान अलग चीज़ है, ताप टेम्परेचर, अगर ताप ज़्यादा हुआ तो अणुओं की
गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, तथा गतिज ऊर्जा ज़्यादा होने के कारण क्या होगी, अभिक्रिया जल्दी घटित होगी। तो अभिक्रिया जल्दी घटित होगी, क्या होगी, अभिक्रिया जल्दी घटित होगी। अतः ताप बढ़ने पर अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी, क्या होगी, अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाएगी। लाजमी बात है, सिंपल सी बात है, अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। आप लोगों ने ये नोट कर लिया हो तो हम हमारे नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं। और आप लोगों ने नोट कर लिया होगा कि अगर ताप ज़्यादा हुआ तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से अभिक्रिया जल्दी घटित हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, सिंपली बात है। अब आपने देखा होगा एक और चीज़ पढ़ी होगी, आपने देखा होगा इसी पार्ट चैप्टर में, आप बुक भी पढ़ा करो, चैप्टर को पढ़ा करो। एक हमारा क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी का आधारभूत सिद्धांत क्या है, फोटोग्राफी किस सिद्धांत पर काम करता है। तो आपने देखा होगा फोटोग्राफी किस सिद्धांत पर काम करता है, फोटोग्राफी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के सिद्धांत पर काम करता है। और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का सिद्धांत किस तरह से घटित होता है वो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, फोटोग्राफी का आधारभूत सिद्धांत क्या है, लिखिएगा प्रश्न। फोटोग्राफी का आधारभूत सिद्धांत क्या है, क्या है, फोटोग्राफी का आधारभूत सिद्धांत क्या है, क्या है फोटोग्राफी का आधारभूत सिद्धांत। फोटोग्राफी का आधारभूत सिद्धांत ये है, देखिए क्या होता है, फोटोग्राफी की जो फिल्म रहती है, एग्जाम्पली ये फिल्म है, इस फिल्म पे लेपन रहता है, क्या रहता है, इस फिल्म पे ये मान सकते हैं हम लेपन। और इस फिल्म पे ये जो लेपन रहता है, ये काय का लेपन रहता है, ये लेता है सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर काय का रहता है, ब्रोमानाइट का, काय का रहता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। क्या होता है, जब सिल्वर ब्रोमाइड का जो ये रहता है, सिल्वर ब्रोमाइड का जो लेपन रहता है, इस पर क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें पड़ती, क्या पड़ती है, प्रकाश की जब प्रकाश की किरणें पड़ती है इसके ऊपर, जैसे एग्जाम्पली इस वाले भाग में इसके प्रकाश की किरणें गिर जाती है, तो क्या हो जाता है साथियों, इस भाग में क्या हो जाता है, इस भाग में एक अभिक्रिया होके ये जो भाग रहता है ये काला पड़ जाता है। कैसा पड़ जाता है, ये भाग हमारा क्या पड़ जाता है, ये काला पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है, क्योंकि जब सिल्वर ब्रोमाइड पर प्रकाश गिरता है, क्या गिरता है, प्रकाश गिरता है, प्रकाश जब गिरता है सिल्वर ब्रोमाइड पर, तो सिल्वर अलग होकर और ब्रोमीन एक गैस के रूप में निकल जाता है, सिल्वर एक ब्रोमीन के गैस के रूप में निकल जाता है। तो ये संतुलित कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। जब ब्रोमीन निकल जाता है तो केवल सिल्वर का भाग ही काला रह जाता है, और ये प्रकाश सिद्धांत के प्रकाश रासायनिक सिद्धांत पर कार्य करता है। लिखिएगा, ये मैं मिटा देता हूँ, आप लोग रफ में ये नोट कर लिया करो, तो इससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, ये अभिक्रिया मैं लिखवा दूंगा, लिखिएगा, फोटोग्राफी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया
के सिद्धांत पर कार्य करता है। फोटोग्राफी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के सिद्धांत पर काम करता है। लिखिएगा नेक्स्ट पार्ट क्या है? फोटोग्राफी की फिल्म पर सिल्वर ब्रोमाइड का लेपन लगा होता है तथा पहले फोटो जब लिए जाते थे बंद कमरों में लिए जाते थे तथा बंद कमरे में उस पर प्रकाश की किरणें पड़ने से ब्रोमीन गैस निकल जाती है तथा सिल्वर शेष रह जाता है तथा सिल्वर शेष रह जाता क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश संवेदी होता है। सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश संवेदी होता है। ठीक है, लिखिएगा 2AgBr जिस पर प्रकाश गिरा तो क्या हो जाएगा? 2Ag प्लस Br2। ये सिंबल हमारा गैस का सिंबल है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। साथियों, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट पार्ट अब नेक्स्ट पार्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। एक और क्वेश्चन लिखिएगा। दो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक क्वेश्चन ये हमारा को जो दवा की बोतलें हैं, दवा की बोतलों को रंगीन क्यों रखा जाता है? तो दवा की बोतलों को रंगीन रखा जाता है ताकि उसमें प्रकाश की किरणें न गिरे और उसमें जो अंदर लिक्विड मौजूद है या जो भी दवाई मौजूद है उसका अपचयन उपचयन या उसमें किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया न हो ताकि वो अपने जहरीले स्वरूप में आए। इसलिए हम क्या करते हैं? दवा की बोतलों को रंगीन रखते हैं। क्या रखते हैं? रंगीन रखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये हमारा कि वायु में जलने से पहले उसको जो मैग्नीशियम के रिबन को क्यों साफ किया जाता है? मैग्नीशियम का जो रिबन है वो खुले वातावरण में रहने से उसके ऊपर उसके मैग्नीशियम के ऑक्साइड की परत जम जाती है और उससे जलाने से पहले उसको क्या साफ कर दिया जाता है। ये दो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आप लोग बुक से नोट कर लीजिएगा। मैं आंसर लिखवा देता हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, या क्वेश्चन भी मैं लिखवा ही देता हूँ। क्या क्वेश्चन?
दवा की बोतलों को रंगीन क्यों रखा जाता है। या आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि दवा की बोतलों पे ऐसा क्यों लिखा रहता है कि इसे धूप से ठंडी, इसे धूप से दूर रखे या अंधेरे में रखे, क्यों रखा जाता है? तो लिखिएगा उत्तर ये इसी में नोट कर लेना। दवा की बोतलों को रंगीन रखा जाता है क्योंकि प्रकाश के कारण दवा में किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन न हो। क्या हो? क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसमें किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन न हो जिससे उसे खराब होने या जहरीले होने से रोका जा सके। क्या कर सके उसे? उसको जहरीले होने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो सकता है सर लास्ट क्वेश्चन हो, क्योंकि इसके बाद कुछ पार्ट रह गया है जिसमें इक्वेशंस बैलेंस करनी है। तो मैं सारी इक्वेशन एक साथ ही आप लोगों के लिए बैलेंस के करवाऊंगा और वो PDF फॉर्म में वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा इसके बाद। तो वो मैं एक साथ सारी इक्वेशंस आपको करवा दूंगा। तो ये शायद लास्ट ही वीडियो होगा। इसके बाद एक या दो वीडियो हो रहे जिसमें हम सारे इसका ऑब्जेक्टिव कवर कर लेंगे और सारे ही इक्वेशंस कवर हो जाएगी। तो लिखिएगा वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो लिखिएगा क्यों साफ किया जाता है। तो लिखिएगा वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन से मैग्नीशियम ऑक्साइड को हटाने के लिए उसे साफ किया जाता है। क्या किया जाता है? उसे साफ किया जाता था कि वो प्रॉपर रूप से जले। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इसके बाद एक या दो लेक्चर और आएंगे, उसके बाद यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम सेकंड यूनिट पे जाएंगे और उसके बीच में हमारी एक ऑब्जेक्टिव सीरीज़ भी आने वाली है जिसमें हम
विज्ञान के 1 या 2 वीडियो में लगभग पूरा ऑब्जेक्टिव भी कवर करेंगे। धन्यवाद साथियों, थैंक यू। प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों मित्रों को भेजिएगा ताकि उनको भी सहायता मिल सके। धन्यवाद।